हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे वीडियो सीरीज़ का सेकंड पार्ट सर्कुलर मोशन। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन। सर्कुलर मोशन होता क्या है? तो द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड ए सर्कुलर मोशन। मतलब क्या, अगर कोई पार्टिकल सर्कल के सर्कमफरेंस के अलोंग गोल गोल घूम रहा होगा, इन शॉर्ट गोल गोल घूमना, इसे क्या कहेंगे हम? सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, या फिर मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, या फिर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। ये सब क्या है? सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है। सेकेंड टॉपिक है हमारा रेडियस वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर क्या होता है? वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। मान लीजिए ये कोई सर्कल का सर्कमफरेंस है, इसके अलोंग कोई पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इस सर्कल का ये जो पॉइंट है, ये सेंटर है O, और पार्टिकल मान लीजिए अभी A पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे। तो ये जो लाइन बन गई, ये जो रेडियस बन गई, इसे कहेंगे हम रेडियस वेक्टर OA बार। इसके डायरेक्शन हमेशा रेडियस से पार्टिकल के पोजीशन की ओर होगी। ये होगा रेडियस वेक्टर OA बार। ठीक है। अगर मान लीजिए घूमते घूमते पार्टिकल किसी B पॉइंट पे पहुंच गया, तो अब OB बार भी क्या होगा? हमारा एक रेडियस वेक्टर होगा OB बार। OB बार कैसा होगा? पॉइंट O से शुरू होगा और B पे ख़त्म होगा। ये भी होगा हमारा एक रेडियस वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, वैसा ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। थोड़ा समझ लीजिए अच्छे से, फ़र्क क्या है उनमें। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जो रेडियस वेक्टर है, ये जो एंगल बीच में ट्रेस करता है, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपके घर पे कोई पेट है, कोई जानवर है, उसको इस आपने O पॉइंट पे कोई खंबा है और इस खंबे से आपने उसको बांधे हुआ है। ओके। और ये O से लेके A तक के उसके गले में की रस्सी है। अब A पॉइंट पे वो पेट आपका खड़ा है अभी, फिर वो T टाइम में, आपने T टाइम में काउंट किया, तो T टाइम में वो घूमते घूमते A पॉइंट से B पॉइंट पे चला गया, उसने सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया। अब इस मोशन में यहाँ पे जो उसके ये रेडियस वेक्टर, उसके जो गले में जो रस्सी बांधी थी, उस रस्सी ने जो एंगल ट्रेस किया होगा, वो हो गया उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। उतना उसने एंगुलरली वो डिस्प्लेस हुआ, उस चीज़ को कहेंगे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो एंगल यहाँ पे ये रेडियस वेक्टर OA बार ट्रेस करेंगी इन टाइम T, उस एंगल को कहा जाएगा रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर को हम थीटा से डिनोट करते हैं, एंगल है। बचपन से ही हम एंगल को जनरली जो वेरिएबल लेते हैं वो थीटा होता है, उसी वजह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमेशा थीटा से दिखाया जाता है। और इसका फॉर्मूला जो है वो बन जाता है थीटा इज इक्वल टू S/R। S मतलब होती है आर्क लेंथ, A से लेके तो B तक का जो डिस्टेंस है वो हो गई हमारी आर्क लेंथ, और R जो है वो क्या होगी? सर्कल की रेडियस हो गई। एंगल होने की वजह से इसका यूनिट जो आएगा वो क्या आएगा? डिग्री या फिर रेडियन। जनरली हम रेडियन में ही इसे काउंट करते हैं। जो स्टैंडर्ड यूनिट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, वो रेडियन ही है। अब बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा रेडियन क्या होता है, कैसे रेडियन में एंगल को काउंट करते हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा अच्छे से साइड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देख लो। पहली नोट मैंने यहाँ पे लिखी है, हाउ टू कन्वर्ट एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। एंगल को डिग्री में से रेडियन में कैसे काउंट करते हैं, एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। अगर आपके पास में मान लीजिए एंगल अभी दिया हुआ है आपको 30 डिग्री का, और इसको आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो इसको क्या करना पड़ेगा? सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय π/180। इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, 3 1 जार 3 और 3 6 जार 18। तो क्या बन जाएगा आपका? ये एंगल बन जाएगा π/6 रेडियन। रेडियन के ऊपर छोटा c लिखते हैं। अगर एंगल रेडियन में कन्वर्ट हो जाए तो उसे क्या लिखते हैं? c लिखते हैं। जैसे डिग्री में आप ऊपर छोटा सा 0 बना देते हो डिग्री वाला, वैसे ही रेडियन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एंगल के ऊपर c लिखा जाता है। ये तो हो गया एंगल को डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो क्या करना पड़ता है उसको? यहाँ पे लिखा मैंने, मल्टीप्लाई इट बाय π/180 उसको π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर हमें एंगल रेडियन में दिया हो और उसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तो आपको इसके उल्टे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ पे एंगल अगर 60 डिग्री में दिया हुआ है, सॉरी हम रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं, तो आपको मान लीजिए एंगल अभी कोई भी दूसरा एंगल ले लीजिए π/2। ठीक है, π/2 आपको अगर एंगल दिया हुआ है और आपको उसको क्या करना है? आपको उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, π/2 ये रेडियन में है अभी, और इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना बोला मैंने आपको? जो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180/π से। तो पहले π से π कट गया। ठीक है, फिर 2 1 जार 2 और 2 9 जार 18 और ये 0 एज इट इज़, मतलब एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का।
तो इस तरह हम एंगल को रेडियन से डिग्री में या फिर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, आपको ये आना चाहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एंगुलर वेलोसिटी। जैसे हमने पहले लीनियर डिस्प्लेसमेंट, फिर लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन देखा था, उसी तरह हमें अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देख लिया। अब हम देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट किया जाता है। जैसे हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट किया था, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट किया जाता है। ओमेगा मतलब स्मॉल w होता है, ठीक है। अब ये ओमेगा जो है, ओमेगा को जैसा हमारा लीनियर वेलोसिटी लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट थी, उसी तरह एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट होती है। मतलब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी। जिसने हमारा पुराना वीडियो देखा नहीं है, पहला वाला पार्ट देखा नहीं है, उसे ये थोड़ा हार्ड जा सकता है, तो एक बार वो वीडियो अच्छे से देख लीजिए। रोटेशनल डायनामिक्स का पार्ट 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला, उसमें हमने इन्हीं क्वांटिटीज़ को लीनियर मोशन में स्टडी किया है। तो देखिए ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी। इसको पढ़ेंगे कैसे हम, मैंने वहाँ पे ये भी इसको समझा के दिया है कि इसको पढ़ते कैसे, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। डी थीटा बाय डी टी होता क्या है, डेरिवेटिव। तो इसका मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ ऊपर वाली क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू नीचे वाली क्वांटिटी। मतलब क्या बनेगा ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यूनिट टाइम में बॉडी कितना डिस्प्लेस होगी, यूनिट टाइम में बॉडी एंगुलरली, ओके। मतलब क्या एक सेकंड में वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। आपका पेट जो आपका जानवर था, वो एक सेकंड के अंदर कितना डिग्री का एंगल ट्रेस करेगा, इसे कहते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसका यूनिट बन जाएगा, ऊपर है थीटा, नीचे है टाइम, तो रेडियन पर सेकंड, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट किया जाता है और इसका भी फॉर्मूला बनता है डी ओमेगा अपॉन डी टी। मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर जानवर घूम ही नहीं रहा है, एक जगह पे खड़ा है, तो आपका एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। अगर मान लीजिए आपका जो जानवर है वो एक सरी की स्पीड से घूम रहा है, एक ही स्पीड से घूम रहा है, ठीक है। मतलब उसको स्पीड मालूम हो गई, समझ लो कि वो एक ही कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। पहले सेकंड में जितने डिग्री का बनाया उसने 30 डिग्री का, दूसरे सेकंड में भी 30 का बना रहा है, तीसरे सेकंड में भी 30 का बना रहा है। हर सेकंड वो 30 डिग्री से आगे आगे मूव हो रहा है आपका जानवर। तो उसकी स्पीड क्या होगी, एंगुलर स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मतलब ओमेगा कांस्टेंट हो गया, बराबर है। तो अगर ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा तो ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन ओमेगा अपॉन टाइम। अब ओमेगा चेंज ही नहीं हो रहा है, ओमेगा कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे लगता था वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तभी एक्सेलरेशन 0 होगा, ऐसा नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है, कांस्टेंट एंगल से वो ट्रेस कर रहा है, इक्वल टाइम में इक्वल एंगल अगर ट्रेस कर रहा है, फिर भी आपका क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन का जो यूनिट बनेगा वो बन जाएगा रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर है वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी और नीचे देखिए। अब देखेंगे हम टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, एक रोटेशन कंप्लीट करने को लगने वाला टाइम, एक कंप्लीट चक्कर कंप्लीट करने को लगने वाला टाइम। मान लीजिए आप किसी ग्राउंड पे घूमने जा रहे हो, तो आपको एक कंप्लीट राउंड फिनिश करने में, एक चक्कर कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, उस टाइम को कहा जाता है आपका टाइम पीरियड। मतलब क्या, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रोटेशन और रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है वो बन जाता है T इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n। अब ये n क्या है, n है फ्रीक्वेंसी, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो समझने के बाद में आप लगे तो ये फॉर्मूला फिर से देख लेना। टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकंड, ओके। टाइम पीरियड को हम सेकंड में काउंट कर देंगे, हाँ इतने सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट हो रहा है, एक राउंड कंप्लीट हो रहा है, एक रोटेशन कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन और रोटेशन परफॉर्म बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, ओके। देखिए यहाँ पे यूनिट लिखना रह गया है, आपको याद से यहाँ पे यूनिट करना है, परफॉर्म्ड इन यूनिट टाइम, यहाँ पे यूनिट आएगा, ठीक है। मतलब क्या, एक यूनिट टाइम में, एक सेकंड के अंदर ऑब्जेक्ट कितने चक्कर कंप्लीट कर रहा है, कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, कितने रोटेशन कंप्लीट कर रहा है। आपके घर में मान लीजिए पंखा है, वो पंखा एक सेकंड के अंदर कितने राउंड कंप्लीट कर रहा है, वो हो गया उस पंखे की फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होगा, यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट कितने रोटेशन या फिर रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, ये हो गया आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट फार्मूला क्या आएगा, जो टी का फार्मूला था 1 अपॉन n, वैसे n का फार्मूला आ जाता है 1 अपॉन टी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है रिवॉल्यूशन पर सेकंड या फिर रोटेशन पर सेकंड, या फिर इसे हम हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। याद रखिए यहाँ पे एक नोट, हर्ट्ज जो कहते हैं वो हमेशा तभी कहेंगे जब यूनिट जो होगा आपका फ्रीक्वेंसी का, उसमें नीचे की क्वांटिटी सेकंड में होगी।
अगर नीचे की क्वांटिटी सेकंड की जगह मिनट में हो, आवर में हो, डे में हो, तो आप उसे हर्ट्ज नहीं बोल सकते। हर्ट्ज बोलने के लिए नीचे सेकंड होना ज़रूरी है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड या फिर रोटेशन पर सेकंड होना ज़रूरी है। अगर रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर आवर, रोटेशन पर डे होगा तो आप उसे हर्ट्ज नहीं बोल सकते। दो इंपॉर्टेंट फार्मूला भी हमें याद में रखने हैं। सबसे पहला फार्मूला जो है वो है ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एन, एन बोले तो फ्रीक्वेंसी। और सेकेंड याद रखने वाला फार्मूला v इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा। ये दो फार्मूले अगर आप याद में रख लो और आपको ऊपर जितने फार्मूले पढ़ाए वो अगर अच्छे से समझ लो तो आपको और नए फार्मूले करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे फार्मूले जो है इन दो फार्मूले और बाकी के ऊपर जो फार्मूले के उनसे डिराइव होते हैं, जो हम यहाँ पे नहीं देखने वाले हैं। फिर भी एक बार मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ कैसे आप उनको डिराइव कर सकते हो जब आपको काम पड़ेगा वह। मान लीजिए क्या है आपका v इक्वल्स टू 2 पाई एन है। अब एन का फार्मूला आपको यहाँ पे क्या लिखे हुआ है 1/t, तो डाल दो तो क्या बन जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन कैपिटल T, ये एक बन गया। अब आपको मालूम है v इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा होता है, बराबर है। मतलब आप ओमेगा की वैल्यू क्या डाल सकते हो, v अपॉन r डाल सकते हो, तो डाल दो यहाँ पे v अपॉन r डाल दी मैंने ओमेगा की वैल्यू, ये 2 पाई अपॉन T एज इट इज़, ये बन गया एक नया फार्मूला। ये r अगर इधर चला जाए तो आपको v के लिए फार्मूला मिल जाएगा, मतलब क्या v इज इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन T, फिर से T की जगह पे 1/n रख दो और नया फार्मूला मिल गया। तो इस तरह से आपको अलग अलग फार्मूले इन जितने फार्मूले हमने देखे उनमें से बन सकते हैं। लेकिन ये दो फार्मूले जो मैंने आपको एक्स्ट्रा लिखा है वो याद करना ज़रूरी है। क्वेश्चन जो आएंगे आपको JEE CET नीट में, तो जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उस टाइप के आपको फार्मूले यूज़ करने हैं। तो जितना पढ़ा है उतना अच्छे से समझ लो, याद कर लो। स्टार्टिंग के एक दो टॉपिक जो थे सर्कुलर मोशन, रेडियस वेक्टर, वो याद ना करे तो भी चलेगा, लेकिन उसके बाद जो जो हमने देखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये मुंह ज़बानी याद होने को होना, इनके फार्मूले, इनके यूनिट आपको अच्छे से याद रहने को होना। उसके सिवा ना आप JEE नीट CET किसी चीज़ के MCQ सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका सर्कुलर मोशन